हेलो, नमस्कार बच्चों। कक्षा 10वीं की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम अपने पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 की कविता के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस चित्र को देखने के बाद में आपको क्या चीज़ समझ में आ रही है? इसमें एक विवाह संस्कार का चित्र दिखाया गया है। एक दूल्हा है, एक दुल्हन है। तो संस्कृति के अनुसार यानी पिता अपने पुत्री का विवाह करता है और विवाह करने के बाद में वह जो दुल्हन होती है अपने पति के साथ में दूसरे घर में चले जाती है। इस विवाह संस्कार में कन्या का जो पिता है वह कन्या का दान करता है। तो हमारे पाठ्य पुस्तक में एक कविता है, कवि ऋतुराज की कविता कन्यादान कविता। बच्चों, कन्या के साथ में दान शब्द लगाना उचित है या नहीं है? हम दान किसी चीज़ का देते हैं। दान जो है रुपए पैसे का होता है, दान किसी प्रॉपर्टी का होता है, दान हम मंदिर में करते हैं। परंतु जिस कन्या को हमने बचपन से अपने घर में रखा, उसको पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया और बाद में उसे हम दूसरे व्यक्ति के हवाले कर देते हैं और वहाँ पर हम कन्यादान शब्द का उपयोग करते हैं। तो यह मेरी दृष्टि में कन्यादान शब्द उचित नहीं है। हमें कन्या के साथ में दान शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए और यह हमारी संस्कृति में उचित नहीं है। कन्यादान कविता के बारे में हम पढ़ेंगे। आज का पाठ इसी पर आधारित है। इसके पहले हम कवि ऋतुराज के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। कवि ऋतुराज जो आधुनिक कविताओं के कवि है और कवि ऋतुराज का जन्म राजस्थान के भरतपुर जिले में सन 1940 में हुआ। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से अंग्रेजी में एमए की उपाधि ग्रहण की। उन्होंने लगभग 40 वर्ष तक अंग्रेजी अध्यापन कार्य किया, यानी अंग्रेजी भाषा को पढ़ाने का काम किया। ऋतुराज के अब तक के प्रकाशित काव्य संग्रहों में पूल पानी में, एक मरण धर्म और अन्य, सूरत निरत तथा काला अरविंद प्रमुख है। इन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उसमें सोमदत्त पुरस्कार, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार शामिल है। उन्होंने अपनी कविताओं में यथार्थ से जुड़े सामाजिक शोषण व विडंबनाओं को स्थान दिया है। समाज में जो शोषण होते हैं उनके प्रति कवि ने अपनी कविताओं में स्थान दिया है। समाज की बहुत सारी कृतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, उन्होंने अपने कविता में इसका स्थान दिया है। इसी वजह से काव्य भाषा लोक जीवन से जुड़ी है और इनकी काव्य की जो भाषा है लोक भाषा से जुड़ी हुई दिखाई देती है। इस प्रकार से कुछ जानकारी कवि के बारे में। कन्यादान कविता का जो सारांश है, प्रस्तुत कविता में कवि ऋतुराज ने माँ और बेटी के बीच होने वाली जो संवाद है एक उसका वर्णन किया है घटना के माध्यम से। जब एक माँ अपनी बेटी को शादी के बाद विदा करती है तो उसे ऐसा लगता है मानो उसके जीवन की सारी जमा पूंजी उसके से दूर चली गई। यानी माँ अपनी बेटी को अपनी एक पूंजी के समान मानती है, अपनी दौलत के समान मानती है कि वह एक उसकी दौलत है। और विवाह के बाद में, शादी के बाद, जब माँ
अपनी बेटी को विदा करती है तो उसे लगता है कि उसकी सारी पूंजी उसके पास से चले गई, और फिर उसका पुत्री मोह उन्हें इस बात से भयभीत करता है कि उसकी बेटी नए घर में जा रही है, कहीं उसे कुछ परेशानी ना हो या उसे कोई अत्याचार न सहना पड़े। इन सब के कारण माँ चिंतित होकर अपनी फूल सी बेटी को भले बुरे का पाठ पढ़ाने लगती है। और हमारे समाज में दहेज प्रथा के लिए, दहेज के लिए अनेक नवयुवतियों को जला दिया जाता है, और हमारे समाज की ऐसी समस्या है जो हमारी जो नव विवाहिता को अत्याचार सहने पड़ते हैं। कई सास ससुर पति उन्हें दहेज के लिए जला देते हैं, तो ये हमारे समाज की बहुत बड़ी विडंबना है। और इस कारण से माँ बहुत चिंतित है, अपनी फूल सी बेटी को भले पूरे का पाठ पढ़ाने लग जाती है, जिससे जीवन में आने वाले दुखों का कोई बोध नहीं होता। यानी बेटी अभी छोटी है, उसे जीवन में आने वाली कठिनाई और सुख दुख का अनुभव नहीं होता है, और उनकी माँ ने पूरा जीवन जिया है, उसे जीवन का अनुभव है। उसने सिर्फ अभी कुछ खुशियाँ ही देखी है और उन्हीं के सपने सजाए हैं। इस प्रकार से कवि ने समाज में दहेज प्रथा और होने वाले अत्याचारों की, महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचारों को यहाँ मार्मिक रूप से वर्णन किया है। अर्थात जब तक किसी लड़की की शादी नहीं होती तब तक उसे घर में एक बच्ची की तरह बड़े लाड़ प्यार से पाला जाता है, परंतु विदाई के वक्त अचानक से वह बड़ी लगने लगती है और उसकी माँ उसे सही गलत समझाने लग जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ कवि ने समाज में व्याप्त जो अंधविश्वास है, रूढ़िवादिता है, दहेज प्रथा है और दहेज के लिए महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है, उन्हें जला दिया जाता है, वह अपने अधिकार के लिए लड़ नहीं सकती और अनेक प्रकार के अत्याचार सहने पड़ते हैं। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को बताया है। तो कन्यादान कविता की जो कुछ पंक्तियां हैं इसको हम पढ़ेंगे। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे दुख का आभास तो होता था, लेकिन सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तूकों और कुछ लयबंद पंक्तियों की। कविता का एक बार फिर हमसे वाचन करेंगे। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तूकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो यहाँ कवि जो है आधुनिक युग की कविता है और कवि की भाषा बहुत सरल है, खड़ी बोली में भाषा लिखी गई है। इस प्रकार से कवि की जो पंक्तियाँ हैं बच्चे आपको पढ़ना है और अपनी नोटबुक में इसको लिखना है। माँ ने कहा पानी में झाँक कर अपने चेहरे पर मत रिझना। माँ ने कहा पानी में झाँक कर अपने चेहरे पर मत रिझना, आग रोटियाँ सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। यानी एक पंक्ति है, आग रोटियाँ सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। तो ये दहेज प्रथा के लिए, दहेज के लिए कई जो नव दुल्हन होती है उनको लोग आग के हवाले कर देते हैं, जला देते हैं। तो ये पंक्ति जो है इसकी ओर इशारा करती है, इंगित करती है कि आग रोटियाँ सेकने के लिए होती है, रोटी बनाने के लिए होती है, उन्हें जलाने के लिए नहीं। और दूसरी बात है वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। जो वस्त्र और आभूषण हैं केवल एक भ्रम है स्त्री के जीवन के लिए। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। तो यहाँ माँ की शिक्षा है, सीख है बच्ची के लिए, और माँ कह रही है कि लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। यानी लड़की तो रहना अपने जीवन में, परंतु अत्याचार होंगे तो अत्याचारों को नहीं सहना, उन्हें डटकर उनका मुकाबला करना,
और समाज में जो भी प्रताड़ित किए जाते हैं उन प्रताड़ित किए को नहीं सहना, प्रताड़ना को नहीं सहना और अपने अधिकार के लिए हर समय लड़ना। तो इस कविता ये बात कही गई है। तो अब कविता का भावार्थ देखेंगे हम लोग। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान देते वक्त जैसे वह उसकी अंतिम पूंजी हो। तो यहाँ पर कन्यादान कविता का भावार्थ है। इस कविता में कवि कहता है कि अपनी लड़की का कन्यादान अर्थात शादी के बाद विदा करते समय किसी माता का दुख बड़ा ही स्वाभाविक होता है। हर माता को यह लगता है कि उसके जीवन की आखिरी जमा पूंजी भी उससे दूर जा रही है। यानी जो माँ है अपनी बेटी को अपनी अंतिम पूंजी मान रही है और उसकी धन दौलत जो है उससे दूर चले जा रही है। बड़े ही लाड़ प्यार से उन्होंने अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया है, उसको पढ़ाया लिखाया है, उसको जीवन में कोई दुख नहीं दिया और आखिरी समय अपनी बेटी के साथ ही वे अपने जीवन का सुख दुख बांटती थी। यानी माँ का और बेटी का एक संबंध होता है कि कोई भी दुख सुख की बातें हैं माँ बेटी आपस में बांट सकती है। तो माँ कह रही है कि अपने दुख सुख के समय वह अपने बेटी को यानी हर बातें बताती थी और अपने दुख सुख में उसका साथ देती थी। तो वही तो उसके जीवन की साथी थी, वही उसके जीवन की दोस्त थी। यानी बेटी अपने माँ के बहुत करीब होती है, उसकी दोस्त होती है, परंतु अब यह साथी भी उससे दूर जा रही है। इस प्रकार कवि ने इस कविता में एक माँ का प्रामाणिक था उसका दुख, प्रामाणिक यानी सत्य, प्रामाणिक का मतलब है सत्य, और उसका सत्य दुख बहुत सत्य था कि लड़की को दान देते समय उसे लग रहा था कि मैं अपनी अंतिम पूंजी यानी दान स्वरूप दूसरे को सौंप रही हूँ। जिस लड़की को बचपन से बड़े प्यार से, लाड़ प्यार से, दुलार से उसका पालन पोषण किया और अंतिम समय में उसको विदा कर दिया, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उसकी अंतिम पूंजी उनके हाथ से जा रही है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे दुख का आभास तो होता था लेकिन सुख का आभास होता था लेकिन दुख बांटना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो आगे इन कविता का भावार्थ देखेंगे पंक्तियों का। आगे कवि ऋतुराज जी कहते हैं, लड़की बड़ी तो हो गई थी लेकिन पूरी तरह सयानी नहीं हुई थी, अर्थात दुनियादारी की समझ उसमें नहीं थी। अभी तक उसमें दुनिया को समझने की यानी दुनिया के लोगों की बात किस प्रकार से बात कह रहे हैं उनकी समझ उसमें नहीं आई थी कि उसके कई लोग बहका भी सकते हैं। उसने अभी तक अपने घर के बाहर की दुनिया को नहीं देखा था, उसे जीवन जटिलता का सामना नहीं करना पड़ा था, उसका जीवन अभी तक बड़ी सरलता से बीत रहा था। यही कारण है कि उसे खुशियाँ मनाना तो आता था लेकिन परेशानियों का सामना करने कैसे किया जाता है वे अभी तक नहीं आता था। अपने घर के बाहर की दुनिया उसके लिए एक धुंधली तस्वीर की तरह थी। जिस प्रकार से एक धुंधली तस्वीर होती है उसी प्रकार से दुनिया बाहर की दुनिया जो है उसे एक धुंधली तस्वीर की तरह नजर आ रही थी। ठीक वह भी उसे देख नहीं पाई थी। जब तक कोई व्यक्ति घर के बाहर कदम न रखे, बाहर की दुनिया में वक्त न गुजारे, तब तक उसका संपूर्ण रूप में विकास नहीं हो सकता। इसीलिए कभी वह भोली बच्ची की केवल सुखों की कल्पना में जी जा रही थी। इस पंक्ति में कवि ने कहा है कि लड़की अभी बड़ी तो हो गई, शादी लायक हो गई, विवाह लायक हो गई, परंतु वह दुनियादारी से समझ से दूर थी। उसको दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में कैसे जीवन यापन किया जाता है, सुख और दुख का आगमन होता है, तो उसे इन चीज़ों की भनक नहीं थी और उसे जीवन की जटिलता का सामना नहीं करना पड़ता था। उसका जीवन अभी तक जटिलता बड़ी सरलता से बीत रहा था घर में। यही कारण है कि उसे खुशियाँ मनाना आता था लेकिन परेशानियों का सामना कैसे किया जाए अभी तक उसे पता नहीं था। अपने घर की बाहर की दुनिया का उसकी जानकारी नहीं थी और धुंधले प्रकाश की तरह, धुंधले तस्वीर की तरह दिखाई दे रही थी। और जब तक मनुष्य इस संसार में सुखों दुखों का सामना नहीं करता उसे जीवन का अनुभव नहीं होता है। तो
घर से बाहर कदम रखने के बाद ही दुनियादारी की समझ होती है और तभी हमें दुनिया के बारे में कुछ समझ में आता है। तो इन पंक्तियों में कवि ने एक माँ अपनी बेटी को शिक्षा दे रही है, सीख दे रही है। माँ ने कहा पानी में झाँक कर अपने चेहरे पर मत रिझना। आगे रोटियाँ, आग जो है रोटियाँ सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं है। वस्त्र और आभूषण केवल शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। कन्या, इसमें इन पंक्तियों के माध्यम से कविता में कवि उसे माँ का वर्णन किया है जो विदाई के वक्त अपनी बेटी को नसीहत दे रही है, ससुराल में किस तरह रहना चाहिए और किस तरह नहीं। सबसे पहले माँ अपनी बेटी को बोलती है कि माँ अपनी सुंदरता पे कभी मत रिझना, क्योंकि सांसारिक जीवन को सही तरीके से चलाने के लिए सुंदरता से ज़्यादा हमारे गुण काम आते हैं। फिर माँ अपनी बेटी को कहती है कि आग रोटियाँ पकाने के लिए होती है, न कि जलने के लिए। अर्थात वह अपनी बेटी को यह कहना चाह रही है, अपनी जिम्मेदारी को अवश्य निभाना, परंतु किसी अत्याचार को मत सहना। इसके बाद माँ कहती है कि वस्त्र आभूषण के मोह में कभी ना पड़ना केवल एक बंधन मात्र है, इसमें कभी भी नहीं बंधना चाहिए। इससे चक्कर में जो बसा बसाया संसार है वह भी उजड़ जाता है। तो यहाँ पर कवि जो है, कवि ने कहा है, एक माँ अपने बेटी के माध्यम से इस समाज को शिक्षा देना चाहती है कि जो आग है वह रोटी सेकने के लिए होती है, रोटी पकाने के लिए होती है, न कि जलने के लिए। यानी आत्मदाह नहीं करना चाहिए और हमें अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का डटकर मुकाबला करना चाहिए और कठिनाइयों से नहीं घबराना चाहिए। और जो भी हमें जिम्मेदारी संसार में दी गई है उनको निभाना चाहिए और अत्याचारों का न सहते हुए उनका डटकर मुकाबला करें। और वस्त्र आभूषण केवल शाब्दिक भ्रम है। इन वस्त्र और आभूषणों में आकर के हमें अपने जीवन को नहीं भूलना चाहिए, किसी के बहकावे में लेना चाहिए और वस्त्र आभूषण के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। केवल एक बंधन मात्र है, इसमें कभी भी नहीं बंधना चाहिए। तो इससे बंधने में क्या होगा कि हमारा जो बसा बसाया संसार है वो भी उजड़ सकता है। तो इसमें कवि ने एक माँ के माध्यम से बच्ची को शिक्षाएं दी है कि हमें संसार में वस्त्र आभूषण ऐसे भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। रोटियाँ केवल आग रोटियाँ सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं है और हमें अपना जीवन खुश होकर जीना चाहिए। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। इस पंक्ति के माध्यम से माँ अपनी बेटी को कह रही है कि अपने आप को किसी के सामने एक दुर्बल कन्या की तरह प्रस्तुत मत करना, नहीं अपनी निर्बलता किसी के सामने आने देना। इस संसार में लोग जो निर्मल के ऊपर अत्याचार करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि अपने भीतर नारी के सभी गुण बनाए रखना, लेकिन दूसरों के सामने खुद को निर्बल और असहाय मत दिखाना। यानी माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। यानी कवि कहना चाहते हैं, एक माँ की शिक्षा है बेटी के लिए कि इसमें एक कन्या की तरह प्रस्तुत मत करना, किसी दुर्बल कन्या की तरह, न कि अपनी दुर्बलता किसी के सामने आने देना। इस संसार में लोग निर्बल के ऊपर बहुत अत्याचार करते हैं, तो अपने आप को निर्बल दिखाने से लोग आपके ऊपर अत्याचार करेंगे। नारी के गुण जो है करुणा है, दया है, किसी को क्षमा कर देना, सहनशीलता, ये नारी के सभी गुण बनाए रखना, लेकिन दूसरों के सामने खुद को कभी निर्बल और असहाय मत दिखाना। तो इस कविता के माध्यम से कवि एक माँ की शिक्षा बेटी के लिए होती है बताया गया है और अत्याचारों को न सहने की बात माँ के द्वारा बेटी को बताई गई है कि हमें जीवन में कभी भी अत्याचार को नहीं सहना चाहिए, उसका डट कर के मुकाबला करना चाहिए, तभी हमारा जीवन सार्थक है।
अन्यथा हमारी कमजोरी को देख करके अनेक लोग हमारे को निर्बल समझ के, असहाय समझ के हमारा मजाक उड़ाएंगे और हम पे अत्याचार करेंगे। बच्चों, अब इसमें कुछ प्रश्न हैं। ये प्रश्नों का हम यहाँ पे अभ्यास करेंगे। आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना? तो यहाँ पर माँ ने ऐसा क्यों कहा होगा कि लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना? क्योंकि माँ ने इसलिए कहा क्योंकि हम समाज की बुराई और अच्छाई से वाकिफ़ थी। जो लड़की की माँ थी वह समाज की बुराइयों अच्छाइयों से अच्छी तरह से वाकिफ़ थी। माँ अपनी बेटी से कहती कि तुम कोमल, सहनशील, सरल बनना, लेकिन अपने ऊपर कभी कोई अत्याचार सहना मत। ध्यान रखना कि कोई तुम्हें कोमल समझकर तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार न करे। माँ को इस समाज के अत्याचारों का अंदाज़ा था जो हर दिन लड़कियों के साथ होता है, इसलिए वे उससे अत्याचार न सहने की सलाह देती है। माँ कहती है लड़की होना यानी अपने अंदर शील, धैर्य, करुणा और लड़की वाले भाव रखना, लेकिन लड़की जैसे दिखाई मत देना, यानी किसी के सामने कमज़ोर मत बनना, अत्याचारों को सहन नहीं करना। इस प्रकार से यहाँ माँ अपनी बेटी को शिक्षा दे रही है। तो इस प्रश्न का उत्तर ये होगा, आग रोटियाँ सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। तो इस कविता की पंक्ति जो है, यह पंक्ति समाज में स्त्रियों की किस स्थिति की ओर संकेत कर रही है। तो इसमें समाज में स्त्री को बहुत ही कमज़ोर समझा जाता है। एक स्त्री शादी के बाद अपने घर को संभालती है, चूल्हा चौकी करती है, उसका ख्याल रखती है, लेकिन फिर भी उसके साथ दुर्व्यवहार होता है। इतना सब करने के बाद भी स्त्रियों को मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रताड़ित किया जाता है और स्त्रियां उसे अपनी किस्मत समझकर चुप रह जाती है। मगर जब उसकी तकलीफ़ बढ़ जाती है, वो अत्याचार सहन नहीं कर पाती, तो अपने आप को अग्नि में झोंक देती है। तो इस माँ इस परिस्थिति से वाकिफ़ है, उसने अपने आसपास ऐसी परिस्थिति को देखा है, इसलिए वह अपनी बेटी को इन परिस्थिति से लड़ने की सलाह देती है। और आग रोटियां बनाने के लिए है, यानी जलने के लिए नहीं है। परिवार में लोगों की सेवा कीजिए, उनके लिए भोजन बनाइए, परंतु खुद को आग के हवाले न करिए। ऐसी यहाँ पे शिक्षा माँ अपने बेटी को दे रही है। अब माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? तो माँ ने बेटी को सचेत करना जरूरी क्यों समझा है? हर माँ अपनी बेटी को सुखी देखना चाहती है। कोई माँ ऐसी संसार में नहीं है जो अपनी माँ को, बेटी को दुखी देखे। इसलिए यह उसका कर्तव्य होता है कि ससुराल भेजने से पहले उसे अच्छे बुरे में समझाए, उसे सीख दे। उसके लिए अब भी उसकी बेटी छोटी और मासूम है, उसे समाज की बुराइयों के बारे में नहीं पता। वह अपनी माता पिता के घर में बिना तकलीफ़ के रह रही है, इसलिए उसे चिंता होती है कि वह उसे सब चीज़ों के बारे में सचेत करती रहती है। तो यहाँ माँ ने अपनी बेटी को सचेत करना जरूरी समझा है, क्योंकि बेटी अभी संसार के सुख दुखों से अच्छी तरह वाकिफ़ नहीं है और वह जो है अपने विचारों से अपनी बेटी को शिक्षा दे रही है कि संसार में जो है सचेत रहना आवश्यक है, क्योंकि बिना सचेत रहे लोग हमें यानी मूर्ख बना सकते हैं और हमारा बसा बुसाया संसार जो है उजड़ सकता है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबंद पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आई रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए। वह छोटी लड़की मासूम है, उसे अभी दुनियादारी की समझ नहीं है। वह अपने घर में सुख साधनों के साथ पली है, उसे ज़िंदगी की तकलीफ़ का पता नहीं। वह अपनी शादी के सपने में खो जाती है, उसे लगता है कि वह सज धज कर जाएगी और सब उसकी प्रशंसा करेंगे, बहुत प्यार करेंगे और अपनी पलकों पर बिठा कर रखेंगे। अभी इस नन्ही सी बच्ची को अपने जीवन में आने वाली कमजोरी का एहसास नहीं है। तो कवि एक माँ के माध्यम से यहाँ पर कहना चाहता है कि जो बेटी है उसे दुनियादारी की समझ नहीं है। वह
अपने घर के अंदर चार दीवारी में रही है और चार दीवारी में रहने के बाद में उसे अभी दुनिया के बाहर कदम नहीं रखा है, तो उसे दुनियादारी से समझ नहीं है। इस कारण से कवि ने उसे कहा है कि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ दुख और लयबद्ध पंक्तियों की। तो इस प्रकार से इस कविता में माँ अपनी बेटी को अपनी अंतिम पूंजी क्यों मानती है, तो इसमें माँ के लिए बेटी ही उसकी दोस्त होती है, उसके सुख दुख की साथी होती है। माँ अपनी सारी बातें अपनी बेटी को बताती है, उसे बहुत प्यार से पाल पोस कर बड़ा करती है। उसका एक दूसरे से पल के लिए भी अलग होना मुश्किल होता है। वह अपनी बेटी में अपने सारे गुण डाल देती है, उसको अपने संस्कार के साथ बड़ा करती है। जब वही बेटी विदा होती है तो माँ को लगता है कि मानो उससे अपनी सारी पूंजी जमा कर दी। यानी बेटी माँ के लिए उसकी अंतिम पूंजी के समान है, अंतिम दौलत के समान है, और उसके सुख दुख की साथी उसकी बेटी है, तो वह उसके सुख दुख की साथी है। माँ अपनी सारी बातें जो भी सुख दुख में होती है तो अपनी बेटी को बताती है, और बेटी भी यदि सुख दुख में हो तो अपनी जो बातें हैं अपनी माँ से कहती है। इस प्रकार से यहाँ पर लेखक ने बेटी को माँ के लिए अंतिम पूंजी कहा है कि संसार की जो बच्चियाँ हैं वह माँ के लिए अंतिम पूंजी की तरह होती है। इस प्रकार से माँ ने अपने बेटी को क्या क्या शिक्षा दी, इसमें माँ ने अपनी बेटी को शिक्षाएं दी इस कविता के माध्यम से। अपनी सुंदरता पे कभी घमंड मत करना, हमेशा मन की सुंदरता का महत्व होता है, तो मन की सुंदरता होनी चाहिए, देखने की सुंदरता नहीं होनी चाहिए। जो कहती है कि आग रोटियां सेकने के लिए होती है, अपने आग को इसमें मत जलाना। रोटियां सेकने के लिए है, अपना स्वभाव कोमल रखना, लेकिन कभी अपनी भावनाओं से किसी को मत खेलने देना। वस्त्र आभूषण में एक शाब्दिक भ्रम है, अपने आप को मत खो देना, तुम अपने व्यक्तित्व को निखारना, अपनी पहचान बनाना। इस प्रकार से इस कविता में माँ अपनी बेटी को शिक्षा देती है कि अपनी सुंदरता पे घमंड मत करना, हमेशा मन की सुंदरता का महत्व होता है, न कि तन की सुंदरता। वह कहती है कि आग रोटियां सेकने के लिए होती है, अपने आप को जलाने के लिए आग नहीं होती। अपना स्वभाव हर समय कोमल बनाए रखना, हर समय दया करुणा की दृष्टि अपने मन के अंदर रखना, लेकिन कभी अपनी भावनाओं से किसी को खेलने मत देना। यानी वस्त्र आभूषण में अपने आप को मत खो देना एक शाब्दिक भ्रम है संसार के। तुम अपना अस्तित्व निखारना और अपनी पहचान बनाए रखना। इस प्रकार से इस कविता में एक माँ अपनी बेटी को शिक्षा देती है कि हमें अपने जीवन में सब कुछ बनाए रखना है। आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना उचित है या नहीं है, तो ये प्रश्न है। कन्यादान एक पुरानी परंपरा है, लड़कियों को पाल पोस कर बड़ा किया जाता है, लेकिन एक दिन उसे किसी और को दान कर दिया जाता है। कन्या दान के बाद बेटी परायाधन हो जाती है। ऐसा लगता है जैसा उसके घर पे कोई संबंध न हो। उसे विदाई के समय समझा जाता है कि वो डोली में जा रही है, उसे अर्थी में ही वापस आना होगा, या तुम्हें कोई लेकर आए तभी तुम घर आना। ये सब इसमें बहुत अनुचित लगता है। ऐसा लगता है कि मानो बेटी का अपना कोई घर ना हो। इसलिए इसे हम इस तरह की रीति रिवाजों को बदलना चाहिए, और कन्या के साथ में दान शब्द लगाना अनुचित है, क्योंकि दान हम जो है किसी वस्तु का दान करते हैं, रुपए पैसे का दान करते हैं, मंदिर में दान करते हैं, तो दान शब्द कन्या शब्द के साथ लगाना उचित नहीं है। और कन्या के साथ जो दान शब्द को हम महत्व नहीं देंगे। हम कन्या के साथ, इसके लिए समाज में दूसरा कोई शब्द होना चाहिए, और कन्या के साथ में दान शब्द लगाना उचित नहीं है। यहाँ पर कवि ने जो है माँ के माध्यम से एक बच्ची को शिक्षा दी है कि अपने जीवन को किस प्रकार जिया जाए और संसार में आने वाली कठिनाइयों को से किस प्रकार लड़ा जाए। अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों को कभी सहन नहीं करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो या मंगलमय हो।